नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग। आज के इन्फो अनप्लग में हम बात करेंगे साइबर क्राइम से जुड़ी। साइबर क्राइम यानी कि वो जुर्म जहां इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से लोगों का कॉन्फिडेंशियल डेटा जैसे कि ऑनलाइन बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन या आपके मोबाइल का पर्सनल डेटा चुरा लिया जाए। क्योंकि लॉकडाउन का समय है, ऐसे में अधिकतर लोग इंटरनेट के माध्यम से ही अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शन, पेमेंट सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। एंटरटेनमेंट के लिए भी इंटरनेट सर्फिंग अधिकतर की जा रही है। ऐसे में इन साइबर क्रिमिनल्स का आम लोगों को अपना शिकार बना लेना और भी ज्यादा आसान हो गया है। तो आखिर कैसे बचा जाए साइबर क्राइम से, और अगर हम इस साइबर क्राइम का शिकार हो गए हैं तो इसकी रिपोर्ट कहाँ की जा सकती है? इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मध्य प्रदेश डॉक्टर वरुण कपूर जी जुड़े हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पर। थैंक यू। आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर वरुण कपूर पिछले 19 सालों से मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और पूर्व में एडीजी इंदौर भी रह चुके हैं। वर्तमान में सर एडीजीपी रुस्तम जी आर्म पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में पदस्थ हैं और अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए सर को इंदौर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। सर दुनिया में सबसे ज्यादा साइबर सिक्योरिटी पे वर्कशॉप लेने के मामले में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं। सर, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच सनी। सर, सबसे पहला सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस कोरोना आउटब्रेक में साइबर क्राइम की तादाद इतनी बढ़ चुकी है? क्या वो स्पेशल ग्राउंड्स जो हैं बन चुके हैं इन क्रिमिनल्स के लिए, जिसकी वजह से लोग अधिकतर इस साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं? देखिए, इसके बारे में अगर अपन चर्चा करें, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस इज हैपनिंग। जो आप बोल रहे हो, जो ट्रेडिशनल क्राइम है, परंपरागत क्राइम जिसे हम बोलते हैं, वो क्राइम तेजी से कम हो रहा है। इसलिए क्योंकि सभी लोग घर पे हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा, देयर इज नो मूवमेंट, देयर इज नो इंटरेक्शन, देयर इज नो काइंड ऑफ बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री, कुछ भी नहीं है, सब लोग घर पे हैं। इसलिए जो ट्रेडिशनल क्राइम है लाइक मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, चोरी, लूट, डकैती, मोलेस्टेशन एंड रेप एंड जो भी है, उसमें तेजी से कमी है। पर ऑन द अदर हैंड साइबर क्राइम में कोई कमी नहीं है। मेरे विचार में तो उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, क्योंकि जैसे आई ऑलवेज से दिस इज अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम। हम लोग सब स्टे एट होम है मोड में है, तो ये क्राइम भी स्टे एट होम ही है, क्योंकि इसमें जो क्राइम परपेट्रेट करते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, वो भी घर बैठे बैठे क्राइम को अंजाम दे देते हैं, और जो इसके शिकार होते हैं वो भी घर बैठे बैठे क्राइम का शिकार हो जाते हैं। तो इट्स अ ट्रू स्टे एट होम क्राइम। तो स्टे एट होम युग में स्टे एट होम क्राइम ही बढ़ेगा। दैट्स वेरी नेचुरल एंड दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सर, किस प्रकार के जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, आखिर कैसे इतने इजीली लोगों के पर्सनल डेटा को हैक कर लेते हैं? क्योंकि जनरली सबके स्मार्टफोन आजकल पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहते हैं, लोग पासवर्ड रखते हैं, फिर भी इतना आसानी से ये लोग कैसे हैक कर लेते हैं, जितने भी साइबर क्रिमिनल्स होते हैं? देखिए, साइबर क्रिमिनल्स जो हैकिंग का जो आप बात बोल रहे हो, हैकिंग इज पॉसिबल बाय टू वेज। आइदर आपका डिवाइस कंट्रोल करके या आपका डेटा को कंट्रोल में लेके फिर हैकिंग होता है। डिवाइस कैसे कंट्रोल होता है? किसी ना किसी वायरस के माध्यम से। कोई पासवर्ड एंड ऑल तो आपकी पर्सनल फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए है, बट रिमोटली अगर आपको कंट्रोल करना है किसी का डिवाइस, तो वो है वायरस के माध्यम से। अब वो वायरस डाउनलोड कौन करता है? वो वायरस हम खुद डाउनलोड करते हैं, जो क्राइम का शिकार होने वाला होता है। कोई ऐसा वायरस बना नहीं है जो अगर जो क्रिमिनल है वो आपको भेजे तो अपने आप आपके डिवाइस में इंस्टॉल हो जाए। देयर इज नो वायरस लाइक दैट। वो वायरस आप स्वयं ही इंस्टॉल करते हैं, गलती से है, बट आप करते आप खुद हो। तो उससे अपन को बचना है, ताकि अपना डिवाइस सुरक्षित रहे और अपने डिवाइस से अपना इंफॉर्मेशन ना चोरी हो जाए या लीक हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मैंने आपको बोला, आपके डेटा को कंट्रोल करके वो हैकिंग करते हैं। डेटा कैसे कंट्रोल होता है? डेटा कंट्रोल के भी दो तरीके हैं। एक तरीका है, हम वॉलंटरीली कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, कहीं डिजिटल मीडिया के माध्यम से, कई माध्यमों से बहुत सारा हमारा अपना डेटा हम खुद शेयर करते हैं। हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन हम खुद पब्लिक डोमेन में रख देते हैं बिना सोचे, और ये गलत हाथों में जब पहुंच जाता है तो साइबर क्राइम का हम शिकार हो जाते हैं। दूसरा तरीका जो होता है, जैसे मैंने बोला डेटा कंट्रोल करने का, वो है कि आप डेटा अपना स्वयं उस क्रिमिनल को दे देते हो।
थ्रू अ फिशिंग अटैक आपको फोन आएगा, आपको ईमेल आएगा, किसी तरह से प्रलोभन दिया जाएगा, आपको फंसाया जाएगा और फिर आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ओटीपी, पर्सनल इंफॉर्मेशन डेबिट क्रेडिट कार्ड की वो प्राप्त कर लेंगे, आप खुद दोगे। तो डेटा कंट्रोल एंड योर डिवाइस कंट्रोल इज द वे दैट हैकिंग इज डन। पर इसमें आधार देखिए, इसमें आधार है आप खुद। You are doing the download by mistake. You are only putting out your data in the public domain without thinking yourself. You are only volunteering your data straight to the criminal yourself. तो आधार is you. तो प्रोटेक्शन is you. तो आपको अपने आप ही अपना प्रोटेक्शन सुनिश्चित करना है, तब बेस्ट प्रोटेक्शन होगा। तो बहुत ही आसान भाषा में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा ताकि दर्शकों तक ये बात बहुत क्लियर कट तरीके से पहुंचे। आखिर वो कौन से तरीके होते हैं जिनके जरिए साइबर क्रिमिनल्स जो हैं बहुत आसानी से आम लोगों को अपना शिकार बना लेते हैं? अधिकतर जो चीजें हमने देखी है कि छोटा सा प्रलोभन देकर ये लोगों से अनजाने लिंक्स पर क्लिक करवा लेते हैं, चाहे फिर वो एसएमएस के जरिए हो या सोशल मीडिया पे डायरेक्ट मैसेज करके हो, ईमेल्स के जरिए हो। तो सर वो कौन कौन से प्रकार होते हैं इन लोगों को वो प्रलोभन देकर और साइबर क्राइम का शिकार बनाने को लेके? प्लस साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या वो तरीका हो सकता है लोगों की तरफ से कि वो उस बात को पहचाने और ये आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक साइबर क्राइम अटैक है उन पर और ये एक जेन्युइन मैसेज है? देखिए, दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जो आपने पूछा, उसका बहुत लंबा आंसर है, बट मैं छोटे में देने का प्रयास करूंगा कि बेसिकली जो वे है जिससे लोग का डेटा ये क्रिमिनल्स ले लेते हैं, उसको बेसिकली बोलते हैं फिशिंग। दैट्स वेरियस टाइप्स ऑफ फिशिंग अटैक्स होते हैं। उसके माध्यम से लोगों का डेटा या तो वो खुद दे देते हैं या वो गलती से कहीं डाल देते हैं वो डेटा, या फिर वो खुद ही आपके डिवाइस से चुरा लेते हैं। दैट इज अ फिशिंग अटैक। तो फिशिंग में या तो वो डेटा आपके डिवाइस में वायरस इंजेक्ट करने के लिए कोई आपको ऐसा ईमेल भेजेंगे जिसमें कोई अटैचमेंट होगा जो आप डाउनलोड कर लोगे गलती से और उनका वायरस डाउनलोड कर लोगे। एसएमएस में होता है जिसमें कोई लिंक होता है, गलती से आपने लिंक दबाया तो एक साइट खुलती है, वो साइट जब डाउनलोड होती है साथ साथ वायरस डाउनलोड हो जाता है जो आपको दिखता नहीं है कभी। सिमिलरली सोशल मीडिया में भी पोस्ट, वीडियो, सॉन्ग, व्हाटएवर, फोटोग्राफ, उसको आप डाउनलोड कर लेते हो विदाउट थिंकिंग एंड अगेन यू इंस्टॉल अ वायरस। तो एक तो वायरस इंजेक्शन का सिस्टम है। दूसरा है कि आपको फिशिंग ईमेल भेज के या एसएमएस करके आपको डर दिखा के या आपको प्रलोभन दे के वो किसी ना किसी फेक साइट पे ले जाते हैं। अब वो फेक साइट जो होता है बैंक की हो सकती है, किसी फाइनेंशियल कंपनी की हो सकती है, शेयर ट्रेडिंग कंपनी की, व्हाटएवर, उसमें आपको दिखेगी वो जेन्युइन। It will look, the logo, the design, the format, the color scheme, everything will be like the original site, but it will not be the original site. It will be a fake site. तो जैसे ही आप उस पे जाओगे और अपना पासवर्ड और अपना यूजर नेम और अकाउंट डिटेल डालोगे तो वो उनके पास पहुंच जाएंगे। Once they have those details, they can use it to remove your money from your account. तो ये दूसरा तरीका है फेक साइट पे ले जाना। एक तीसरा तरीका जो ये लोग इस्तेमाल करते हैं इस बाय प्रलोभन आपको डायरेक्टली देके, जैसे आपने जो बोला कि आपकी नौकरी लग गई, आपकी लॉटरी लग गई, आपका रिश्ता बन गया, आपका अवार्ड मिल गया, आपको इनविटेशन मिल गया इवेंट का, और आप बिना सोचे समझे उनको खुद ही पैसा दे देते हो कि ये प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस दे दीजिए, छोटे छोटे अमाउंट में मांगेंगे। इट्स अ वेरी क्लासिकल थिंग जो आपको ध्यान रखना है कि जो फिशिंग अटैक में आपसे अमाउंट मांगा जाता है वो हमेशा इज अ स्मॉल अमाउंट, 2000, 5000। वो लार्ज अमाउंट एक साथ कभी नहीं मांगेंगे बिकॉज कोई देने नहीं वाला 2 लाख 4 लाख, सोचेगा 10 बार। छोटा अमाउंट हम दे देते हैं, तो वो छोटे छोटे करके 2000, 5000 ऐसे करके आपको वहां तक आपसे पैसे लेते रहते हैं जब तक आप उनको देते रहो। जब आप एक दो प्रश्न पूछो तो वो आपसे संपर्क तोड़ देते हैं। सो दीज आर वेरियस वेज इन विच इट इज डन एंड इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पर मैं हमेशा बोलता हूँ अगर इससे बचना है तो बचने का इतने सारी चीजों के कैसे बचोगे आप? उपाय तो एक होना चाहिए। अब हर के लिए अलग उपाय करना आपको याद नहीं रहेंगे, तो उपाय जो मैं सुझाता हूँ जो सबको करना चाहिए वो ये है कि वर्चुअल दुनिया में कोई भी अनजान से संपर्क नहीं होना चाहिए। नो कॉन्टैक्ट विद अननोन सोर्स, दैट इज द बेस्ट वे ऑफ सिक्योरिटी। नो अननोन फ्रेंड रिक्वेस्ट टू एक्सेप्ट, नो अननोन ईमेल अगर आए तो नथिंग टू डाउनलोड, एनी अटैचमेंट को खोलना, नो एसएमएस फ्रॉम अननोन सोर्स, उसको आपको लिंक दबाना। अननोन से कॉन्टैक्ट इज वर्जित। अगर आप इसको कड़ाई से पालन करोगे और हर बार करोगे देन आई थिंक यू विल बी सेफर। एंड बट देयर इज वन मोर प्रॉब्लम, एक स्पूफिंग का प्रॉब्लम होता है साइबर दुनिया में कि होता कुछ है दिखाते कुछ है। तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट अननोन ही दिखे, हो सकता है वो नंबर आपको नोन दिखे, हो सकता है वो आपको ईमेल आपके बैंक से ही दिखे, ऐसा लगे कि मेरे बैंक से ही आया है।
स्पूफिंग इज पॉसिबल, होना कुछ दिखाना कुछ। तो ऐसे में वेरिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी। तो देयर आर टू थिंग्स, नो कॉन्टैक्ट विद अननोन। अगर अननोन है तो बिल्कुल कॉन्टैक्ट नहीं, और अगर नोन भी है तो आपको वेरीफाई करना चाहिए। उस बैंक में एक बार फोन लगाइए कि आपने ईमेल भेजा है, अगर वो बोलेंगे नहीं हमने तो कोई ईमेल नहीं भेजा, तो इट इज वेरीफाइड। बट इवन फॉर सिक्योरिटी आपको कुछ करना पड़ता है, यू कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। घर से बाहर जाओगे, यू हैव टू लॉक द हाउस, यू कैन नॉट वॉक आउट एंड फील दैट इट विल बी ऑल सेफ। तो वैसे ही इसमें भी, साइबर वर्ल्ड में भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल अनजान से संपर्क नहीं, और अगर इट लुक्स जेन्युइन ऑल्सो तो एक बार उसको वेरीफाई जरूर करिए एंड देन टेक द नेक्स्ट स्टेप। तो आई थिंक यू विल बी सेफर। सर, एक नए प्रकार का आजकल जो चीजें जुड़ गई हैं साइबर वर्ल्ड में, साइबर क्राइम वर्ल्ड में, वो हो गया है सर सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेजेस आते हैं। अभी जो खासकर इस लॉकडाउन के समय हमने देखा है कि सभी के पास कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, तो एक फेक मैसेज आता है जो कि आप ही की फ्रेंड लिस्ट में जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है और वो कुछ पैसे मांगता है। और जब हम कई बार ऐसे किस्से सामने हैं, जब कॉल करके उस डायरेक्ट व्यक्ति से बात करी तो मालूम पड़ा है कि उसने तो कोई मैसेज ही नहीं भेजा है। तो इस टाइप के वारदात ये कैसे हो पाते हैं? क्या इसमें कहीं ना कहीं लोगों का जो सोशल मीडिया अकाउंट पे जो पासवर्ड प्रोटेक्शन है, या जिसे आजकल हम बोलते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये कितना जरूरी हो गया? क्या इसमें कमी की वजह से ही ये इजीली एक्सेस हो पाया है और लोग इस प्रकार के भी साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं? मैंने आपको पहले बताया स्पूफिंग इज पॉसिबल। स्पूफिंग आपके सोशल मीडिया अकाउंट की भी हो सकती है, मेरे नाम से कोई भी फेसबुक अकाउंट बना सकता है, मेरी फोटोग्राफ लगा सकता है, तो आई कैन नॉट कंट्रोल इट। मेरे नाम से आपके नाम से 50 बन जाए सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू कैन नॉट हेल्प इट, इट इज नॉट पॉसिबल टू चेक इट, यू नो, आपके लेवल पे। So verification is necessary for spoofing. Verification is not necessary for अनजान। अनजान है तो वैसे ही कॉन्टैक्ट नहीं करना, और अगर स्पूफ से बचना है तो एक बार उसे वेरीफाई करना। तो इट इज पॉसिबल इन सोशल मीडिया, इन SMS, इन ईमेल, इन फोन कॉल, दैट आपको कुछ और दिखाया जाए और वो कुछ और। बिकॉज ये दुनिया सिर्फ एक डिवाइस बेस्ड दुनिया है, आपके सामने सिर्फ एक स्क्रीन है, तो इस स्क्रीन पे तो आपको कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी सुनाया जा सकता है। इट इज नॉट द रियल वर्ल्ड कि जिसमें जो दिखता है वो होता है, इसमें जो दिखता है वो कभी कभी नहीं भी होता है। सो इसीलिए यू हैव टू बी श्योर, एंड जिसमें भी पैसा इन्वॉल्व है स्पेशली, उसमें यू हैव टू वेरीफाई ऑल्सो। आई वुड रिकमेंड दैट, देन यू विल बी सेफर। फिर भी 100% सेफ्टी की गारंटी तो कभी भी नहीं अपन ले सकते, बट यू विल बी डेफिनेटली सेफर। सर, ऐसे में एक जो मेरा प्रश्न और था, ये सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे लॉगिन्स रहते हैं, हमारे यूट्यूब प्रोफाइल्स रहते हैं, ऐसे में आजकल सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे डबल पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात होती है, जैसे जिसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी कहा जाता है। थोड़ा सा इस बारे में अगर जानकारी दे पाए तो वो आम लोगों तक वो चीज पहुंच पाए, क्योंकि बहुत से लोग इस चीज को अनजान कर देते हैं या देखकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, बहुत सिंपल सा एक जैसा पासवर्ड बना लेते हैं। क्या ये भी कहीं ना कहीं एक लूप होल है साइबर क्रिमिनल्स के लिए, एक रास्ता उनको मिलता है अंदर आप तक साइबर क्राइम का अटैक करने के लिए? आई ऑलवेज से इसमें एक नई मानसिकता चाहिए, क्योंकि ये दुनिया अलग है। मैंने पहले बोला, इट इज नॉट रियल वर्ल्ड। इसकी हम लोग असली दुनिया में पैदा होते हैं, तो हमारी मानसिकता जो होती है वो असली दुनिया के लिए होती है, बट इट इज नॉट फॉर वर्चुअल दुनिया। क्योंकि लोग उसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि वर्चुअल दुनिया इज जस्ट एन एक्टिविटी, फोन कॉल इज एन एक्टिविटी, प्लेइंग अ गेम ऑन योर मोबाइल इज एन एक्टिविटी, इट इज एन एक्टिविटी, बट थ्रू दैट एक्टिविटी, थ्रू दैट डिवाइस आप एक दुनिया से जुड़ते हैं। तो जैसे एक्चुअल दुनिया में, असली दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स, कॉम्प्लिकेशंस, चैलेंजेस, क्राइम, क्रिमिनल बहुत सारे हैं, वैसे ही वर्चुअल दुनिया में भी है, पर वो दिखते भी नहीं। तो मानसिकता आपको बदलनी है, और अपनी सिक्योरिटी के लिए आप क्या मेजर ले सकते हो, आपको उसको सोचना है। जैसे पासवर्ड का आपने बात करी है, बड़े सिंपल पासवर्ड बना लेते हैं, तो वो नहीं करना है। पासवर्ड के अच्छे स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर पासवर्ड बनाने के 6 नियम होते हैं। वो नियम आप कभी भी गूगल करिए, आपको मिल जाएंगे। एंड मेक द पासवर्ड्स अकॉर्डिंगली, सो दैट सम सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी यूज्ड टू क्रैक योर पासवर्ड। अगर आप नॉर्मल
तरीके से बनाते रहेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपनी गाड़ी का नंबर, अपने घर बच्चे का नाम, ऐसे करके अगर आप करेंगे तो फिर वो सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से बड़े आसानी से क्रैक हो जाते हैं। कुल मिला के ये कि पासवर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होना चाहिए और मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में हमें चेंज भी करते रहना चाहिए, ताकि जो आपने जैसा जिक्र करा है कि कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर के जरिए या साइबर क्रिमिनल्स कोई भी अगर कोई टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलर अगर फ्रीक्वेंट चेंज होता है हमारा पासवर्ड तो ये भी हमें बहुत कुछ साइबर क्राइम का शिकार होने से बचा सकता है। सर, ऐसे में कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपसे जानना चाहूंगा ताकि दर्शकों तक वो बात पहुंचे। अभी क्योंकि लॉकडाउन का समय तो अधिकतर सब लोग ऑनलाइन मीडियम माध्यम का इस्तेमाल करके अपने सारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट्स या कोई भी ऑनलाइन परचेज का काम कर रहे हैं। ऐसे में क्या वो जरूरी टिप्स हो सकती है ताकि लोग जब ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो या ऑनलाइन किसी भी जरिए जहाँ पर सीधा सीधा मॉनेटरी टर्म्स इन्वॉल्व हो तो किन बातों का ध्यान रखें जिससे वो ये जांच कर सकें ये जो चीज है, जो प्लेटफॉर्म है, ये ओरिजिनल है, ये फेक नहीं है? क्योंकि आपने जैसा जिक्र करा कि चीजें इतनी सिमिलर होती हैं कि कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है, तो वो छोटे छोटे टेक्निकल चीजें क्या हो सकती है जिससे आम जन एटलीस्ट पहचान सके? Again, very long answer I can give, but I will give you only 2-3 points जो बहुत relevant हैं और जिनको करना चाहिए। पहला चीज है कि जैसे मैंने बोला, फाइनेंशियल एंड बैंकिंग एंड शॉपिंग इन ऐसे क्षेत्रों में लिंक्स दबा के कभी भी आपको उस साइट पे नहीं जाना चाहिए। किसी ने लिंक भेज दी, आप अपना पासवर्ड अपग्रेड कर दीजिए, व्हाटएवर, एंड आपने लिंक दबा के आप चले गए। ये शुड नॉट डू, दिस इज अ शॉर्टकट। अगर आपको उस साइट की ओरिजिनल आईडी मालूम है, उसका यूआरएल मालूम है, तो आप स्वयं अपने हाथ से उसको टाइप करिए www.sbionline.com। फिर आप एसबीआई की ओरिजिनल साइट पे पहुंचेंगे, किसी फिश्ड साइट पे नहीं पहुंचेंगे जो एसबीआई जैसी दिखती है। तो दिस इज द फर्स्ट रूल, दैट नेवर प्रेस अ लिंक एंड गो टू दिस काइंड ऑफ साइट्स, स्पेशली फाइनेंशियल साइट्स। पहली बात। दूसरी बात यह है, आप एक बार जब आप फाइनेंशियल साइट पे जाइए तो उसके ऊपर जो यूआरएल होता है उसको चेक करिए जरूर कि उसका क्या लिखा है उस साइट, उसमें यूआरएल में आईडी इज इट द सेम यूआरएल जो आपकी बैंकिंग साइट का या आपकी फाइनेंशियल साइट का है, वो चेक करो। प्लस उसमें एक ग्रीन साइट होती है जो फाइनेंशियली सिक्योर होते हैं, ग्रीन, उसमें HTTPS लिखा होता है, S इज सिक्योर। वैसे साइट्स होती हैं HTTP, ये है HTTPS एंड उसमें ग्रीन सा ताला बना होता है, तो यू मस्ट चेक दैट। फॉर फाइनेंशियल साइट्स जिसमें पेमेंट्स होनी है या जिसमें ट्रांजैक्शंस होने हैं, उसमें वो वाला यूआरएल में पार्ट होना चाहिए ऑन दी इन द ऊपर का जो यूआरएल बॉक्स होता है। दूसरी बात। और तीसरी बात, जैसे मैंने बोला, इफ पॉसिबल, इफ that bank or that company provides a virtual keyboard, then आपका passwords and account number detail जो भी है आपको virtual keyboard के माध्यम से डालना चाहिए, rather than type it out on your keyboard, because उसमें keylogger एक डिवाइस होता है जो सॉफ्टवेयर भी होता है, हार्डवेयर भी होता है, उसमें आपकी की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड करा जाता है। तो वर्चुअल कीबोर्ड में बिकॉज वो माउस का क्लिक होता है तो उसमें वो रिकॉर्ड नहीं होता। So if possible, and if your bank cannot provide, and most of them provide, you should always use the virtual keyboard to key in your personal details. ये 2-3 मेन चीजें हैं। ऐसे तो छोटी छोटी बहुत हैं, बट अगर आप इतना ही कर लो तो आई थिंक यू विल बी गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सर, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने साझा करी और बहुत से लोगों के डाउट्स भी इस वक्त क्लियर हुए होंगे, क्योंकि छोटी छोटी चीजें जो हम लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं और शायद इसी कारण है जो इजीली और आसानी से हम शिकार भी हो जाते हैं। सर, ऐसी हाल ही में जो अभी रिसेंट केसेस हुए जितने भी साइबर क्राइम से जुड़े हुए, तो जितने भी हमारे स्टेट साइबर बोर्ड है या सिटी साइबर सेल हैं, उन्होंने भी कुछ एडवाइजरी जारी करी है। क्या वो एडवाइजरी है और कितना इफेक्टिव है वो, कि उनका अगर पालन करा जाए तो कितने प्रतिशत तक हम इस साइबर क्राइम से बचे जा सकते हैं? ये जो लॉकडाउन टाइम है उसमें मेरे अनुभव से 3 टाइप के क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, और इन 3 प्रॉब्लम्स, रादर 3 साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। एक प्रॉब्लम मैंने फिशिंग आपको बताया, बिकॉज ये अभाव का समय है, ये तनाव का समय है, इसमें लोग तनाव में है, अभाव में है, स्कैर्सिटी है, खाने की चीजों की है, सब्जियों की है, स्मॉल थिंग्स इन लाइफ, उसका अभाव है एंड तनाव भी है। तो डराने के माध्यम से या आपको ऑफर देने के माध्यम से आपके घर में सब्जी हम डिलीवर कर देंगे, ये तो रोज, जैसे मैं आपको एक ईमेल दिखाऊं, ये देखिए मेरे को ईमेल आया, इसमें स्पष्ट लिखा है कि अगर आप चाहते हो कि राशन कार्ड नहीं भी है तब भी आपके घर में हम आपको वो देंगे ग्रोसरीज। दूसरा जो बहुत तेजी से प्रॉब्लम है इस दौरान, वो मेरे विचार में है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के बहुत अच्छे चीजें भी हैं जो सोशल मीडिया के कारण इस देश में, इस दुनिया में हुई है। देश में, दुनिया में प्रगति एंड ऑल का बहुत बड़ा इंजन है सोशल मीडिया,
हमारे इस समय में, क्योंकि हम लॉकडाउन है, सभी लोग अपनी डिवाइसेस के साथ बहुत समय बिता रहे हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत टाइम बिता रहे हैं। तो सोशल मीडिया में अच्छाई इज वेरी गुड, बट जो बुराई है तो 3-4 चीजें जिससे हमको ध्यान देना है। फर्स्ट इज ओवर यूज नहीं करना सोशल मीडिया का। कभी भी इतना यूज मत करो कि आपके स्वास्थ्य पे, आपके मेंटल हेल्थ पे, आपके फिजिकल हेल्थ पे, आपकी स्लीप पे, आपकी एपेटाइट पे, आपकी ओवरऑल वेलबींग पे वायलेंट बिहेवियर होने लग जाता है ज्यादा ओवर। तो ओवर यूज प्लीज अवॉइड, विद इन लिमिट्स डू इट फर्स्ट। सेकेंड इज फेक न्यूज सोशल मीडिया में हमेशा से एक बहुत प्रॉब्लम रहा है, बिकॉज उसमें अगेन कोई वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन नहीं होती। न्यूज बस कोई भी कुछ भी डाल सकता है पोटेंशियली। ऐसा ये रिसर्च बताती है कि 70% कंटेंट जो न्यूज से रिलेटेड सोशल मीडिया पे आता है वो या तो फेक होता है, फेक मीन्स बढ़ा चढ़ाकर, या फॉल्स होता है। फॉल्स मतलब पूरा ही झूठा होता है। और 70% और लोग उसको देख के, क्योंकि इंसान है, हमें जो दिखता है हम उस पर विश्वास करते हैं, और विश्वास करके फिर एक ओपिनियन बनाते हैं, एक्शन रिएक्शन सब कुछ होता है जस्ट ऑन अ फेक न्यूज। थर्ड इज इन दिस टाइम ऑफ तनाव एंड अभाव, जैसे मैंने बोला, फेक न्यूज के माध्यम से एंड सोशल मीडिया के माध्यम से डर, आतंक, पैनिक का प्रचार प्रसार किया जाता है ऐसे तत्वों के द्वारा। बिकॉज इंसान की खासियत होती है कि वो रैशनल होता है हमेशा, बट अगर आप तनाव और आतंक में आ जाओ तब आप इरैशनल हो जाते हो। आपका बिहेवियर रिस्पॉन्स सही जो सिचुएशन डिमांड करता है वैसे नहीं होता। तो वही ये लोग शायद चाहते हैं और इस प्रकार का तनाव और आतंक की भावना फैलाते हैं। उससे भी बचिए। ये थर्ड है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, सोशल मीडिया के आप स्वयं कभी मिसयूज करने का मत सोचिए। सोशल मीडिया को आप टूल मत बनाइए गलत और भ्रामक जानकारी का प्रसार प्रचार के लिए, करेक्ट? क्योंकि कानून भी है। अगर आपने ऐसी कोई चीज करी जो कानून के खिलाफ है तो आपको उसकी कार्रवाई अगर होगी तो आपको उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तब आप नहीं बोल सकते कि मेरे को नहीं मालूम था कि ये हो सकता है, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। और अगर आपने उसको सोशल मीडिया पे ट्रांसमिट किया तो आपने एक अपराध किया। एंड ये भी मैं आपको बता दूं, सिर्फ खुद कुछ करना अपराध नहीं होता कि मैंने पोस्ट कर दिया, मैंने अपलोड कर दिया, वो तो अपराध है ही। बट दूसरे के कंटेंट को लाइक करना, फॉरवर्ड करना, शेयर करना, वो भी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाना है। तो आप उसी अपराध का पार्ट बन जाते हो अगर आप उसको बिना सोचे समझे फॉरवर्ड और लाइक और शेयर करते हो। तो अपने विवेक का इस्तेमाल करिए कभी भी, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का मिसयूज ना करोगे तो आप अपने ऊपर भी एहसान करोगे, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा एहसान करोगे। और अच्छे ये माहौल अच्छा रहे, आतंक और भय ना फैले, इसमें योगदान दोगे। तो ये 4 चीजें सोच के सोशल मीडिया का उपयोग अपन को करना चाहिए। थर्ड जो मैं लास्ट चीज बोलूंगा, अपने बच्चों की एक्टिविटीज ऑनलाइन पेरेंट्स प्लीज मॉनिटर करें। नहीं करते हम लोग बिकॉज हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है और हमारे पास इच्छा भी नहीं। We are not doing monitoring of our children online, not only today but otherwise also. And today our children are using these devices more because they are also locked down. उनके पास भी कुछ करने को नहीं है, तो इसलिए आपको उनकी एक्टिविटी मॉनिटर करना है। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, बहुत सारी चीजें बच्चों के खिलाफ होती हैं ऑनलाइन। और अगर आप उसको मॉनिटर नहीं करोगे और अपने बच्चे को उससे बचाओगे नहीं तो आप अपनी पेरेंट होने की जिम्मेदारी में एक उसमें आप पीछे रह जाओगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये 2-3-4 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के युग में। एंड वो एडवाइजरी में शायद हो शायद ना हो, आई डोंट नो, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसमें विचार करिए, सोचिए एंड देन फिर इसको अमल में लाइए। सर, आपके साथ सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले जितने भी ये फेक न्यूज के माध्यम से जितने भी क्राइम जनरेट होते हैं, बहुत ही मेरे ख्याल से शॉर्ट वर्जन में लेकिन बहुत सारी बातें आपने बताई। सर, ये सारी बातें तो थी कि क्राइम जब हो गया है या कोई इफेक्ट हो गया है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब आ जाता है कि अगर कोई शिकार हो जाता है साइबर क्राइम का तो वो आखिर रिपोर्ट कहाँ कर सकता है? क्योंकि आम अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा वाकया होता है तो हमारे पास थाने होते हैं, पुलिस स्टेशन है, हम वहाँ जाके शिकायत दर्ज करवाते हैं। ऐसे में साइबर से जुड़े हुए क्राइम का अगर कोई व्यक्ति शिकार होता है तो उसे कहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है? देखिए, माध्यम बहुत हो सकते हैं, बट मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अपराध घटित हुआ है, चाहे वो नॉर्मल अपराध ना एक्चुअल वर्ल्ड का है, चाहे साइबर वर्ल्ड का है, तो आपके जो ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन है, आपके क्षेत्र अधिकार का जो पुलिस थाना है, उसमें आपको रिपोर्ट करना चाहिए प्राथमिक तौर पे। दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल एंड दैट इज फॉर एवरी टाइप ऑफ ऑफेंस। सिर्फ नॉर्मल ऑफेंस के लिए नहीं है जो होते हैं असली दुनिया में, बट साइबर ऑफेंसेस के लिए भी अगर हुआ तो आपको अपने क्षेत्र अधिकार के थाने में उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। अगर आपका क्राइम कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगता है कि इंटरस्टेट इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं उसकी एंड यू नीड बेटर एडवाइस और बेटर सपोर्ट, फिर साइबर सेल, मध्य प्रदेश पुलिस का साइबर सेल मुख्यालय भोपाल
और उनके ब्रांच ऑफिस भी हैं, इंदौर में भी है, तो आप साइबर सेल को भी अप्रोच कर सकते हैं अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ अपराध हो। और तीसरा है क्योंकि बड़े बड़े शहरों में क्राइम ब्रांचेस भी होती हैं जो हर टाइप के, तो क्राइम ब्रांचेस में भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं जो साइबर क्राइम से डील करते हैं। तो यू कैन इवन अप्रोच योर क्राइम ब्रांच ऑफ सिटी पुलिस, उसमें अगर ऐसे डेडिकेटेड ऑफिशियल्स हैं। बट बेस्ट ऑप्शन आपको ज्यूरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन, यस, मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट भी जो है उसमें साइबर सेल का जो सेक्शन है उसमें आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो। इट इज नॉट FIR, बट यू कैन डेफिनेटली ऑल्सो पुट योर कंप्लेंट इन दैट वेबसाइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अभी हाल ही में एक वेबसाइट चालू करी है, उसका एग्जैक्ट ID मेरे को नहीं मालूम, बट इट कैन बी फाउंड आउट, गूगल करके आप लोग भी, तो उसमें भी ऐसी सुविधा दी है कि अगर आपके साथ कोई साइबर ऑफेंस हो तो आप उसकी मतलब यू कैन गिव अ कंप्लेंट ऑन दैट वेबसाइट आल्सो, दे कैन आल्सो, so there are many ways, but best way is your police station of jurisdiction. ओके, सो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो लोकल थाना, सबसे नियरेस्ट थाना हमारे एरिया का जो लगता है वहां पर जाके रिपोर्ट की जा सकती है। ऐसे में ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि सर अक्सर ऐसी भी बातें सामने आई हैं कि लोग कई बार साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग भी नहीं करते हैं। अगर शिकार होते हैं तो कई बार सामाजिक डर के कारण या कई बार ऐसा रहता है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस होने के कारण कई बार हमने ऐसी भी चीजें देखी कि लोग रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो ऐसे में हमारी इंदौर टॉक की और पुलिस प्रशासन की आप सभी से अपील है कि अगर आप शिकार होते हैं साइबर क्राइम का तो कृपया करके उसकी रिपोर्टिंग जरूर करें, क्योंकि तभी जाके इसका समाधान मिल पाएगा। सर ऐसे में क्योंकि अभी शहर जो है काफी कठिन समय से गुजर रहा है, ऐसे में क्या वो मॉरल स्टेटमेंट, क्या वो मॉरल वर्ड्स हो सकते हैं आपकी तरफ से, ताकि थोड़ा सा इस कठिन समय में लोगों को एक मोटिवेशन का काम कर सके? हाँ, समय तो कठिन है। ऐसी परिस्थिति मैंने तो अपने जीवन काल में या किसी ने भी हाल के इतिहास में इस प्रकार की परिस्थिति नहीं देखी, सुनी या सोची होगी। तो परिस्थिति बहुत कठिन है, हम लोग उस सब कठिन परिस्थिति से जूझ रहे हैं। हमारा जो नेतृत्व है वो चाहे भारत सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हो, सभी लोग और सारी व्यवस्था पूरे समय काम करके इस कठिन समय से इस देश को, समाज को, हम सबको उभारने का पूरा प्रयास कर रहे हैं और हम सफल होंगे और ये सफलता जल्द होगी, हम जीतेंगे। आई एम श्योर वी विल विन एंड वेरी सून। जनरली युद्ध लड़ा जाता है घर से बाहर जाके, ये पहली बार हम युद्ध लड़ रहे हैं घर पे रह के, तो घर पे रह के युद्ध लड़िए और इसमें जीतिए, ये मेरा आपसे संदेश है। और घर पे रहते हुए सुखी भी रहिए, सफल रहिए अपने विभिन्न कामों में। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिसमें आपको सबसे ज्यादा रुचि है, ये वो समय है जब आप उसको उस रुचि को अमल में ला सको और ऐसा कुछ हो जिसमें आपको भी आनंद आए, आपका भी समय सकारात्मक रूप से बीते और समाज को भी कोई भला हो। तो ये सब चीज अपना रुचि के सामने लाइए, उसमें समय बिताइए। तो मेरे को शुभकामनाएं, मेरी शुभकामनाएं आपको, और हम लोग इस युद्ध को जल्दी जीतें, दुनिया वापस चालू हो। तब तक अपने समय का सकारात्मक उपयोग करिए और सुखी, सफल और सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ में ADGP मध्य प्रदेश डॉक्टर वरुण कपूर जी, जिन्होंने साइबर क्राइम से जुड़ी और उसी से लड़ने के लिए साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी तमाम वो अनप्लग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी हमारे स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सारी अनप्लग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंचे। और अब इंदौर के साथ साथ भोपाल की भी तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े भोपाल टॉक से। धन्यवाद।